नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 और 12 के लिए निर्धारित पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रथम पाठ जनसंचार माध्यम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस पाठ के पाठ्यबिंदु क्या-क्या हैं, इस पर चर्चा करते हुए पाठ को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पाठ्यबिंदुओं में सर्वप्रथम संचार को परिभाषित किया गया है। साथ ही संचार के विभिन्न तत्वों एवं संचार के प्रकारों को इस पाठ में समझाया गया है। तत्पश्चात जनसंचार की विशेषताओं, उसके कार्यों का विवरण प्राप्त होता है और भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ और मानव के सामाजिक जीवन को जनसंचार माध्यम किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह इस पाठ में बताया गया है। अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा पहला बिंदु है संचार। संचार किसे कहते हैं? सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। अर्थात संक्षिप्त में कहें तो संचार का अर्थ है संदेशों का सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना। मानव जीवन के लिए संचार अपरिहार्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। अगला विषय है संचार के तत्व। इसको मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। पहले तत्व के रूप में संचारक या स्रोत, अर्थात किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। दूसरा तत्व है संदेश का कूटीकरण, एन्कोडिंग या भाषाबद्ध करना, अर्थात प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना एन्कोडिंग कहलाती है। तीसरा संदेश का कूटवाचन, मतलब इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे संदेश को समझता है। और चौथा है प्राप्तकर्ता, संदेश को समझना तथा प्रतिक्रिया करना, अर्थात प्राप्तकर्ता के द्वारा संदेश को समझने के पश्चात प्रतिक्रिया दी जाती है। यहाँ पर एक और तत्व के रूप में शोर अर्थात बाधा को भी माना जाता है। संचार प्रक्रिया में किसी प्रकार की भी बाधा शोर कहलाती है। इस प्रकार मूलतः ये संचार के तत्व 4 बताए गए हैं। इसके उपरांत संचार के प्रकार, अगले बिंदु पर हम आते हैं जिसमें संचार के निम्न प्रकार बताए गए हैं। संचार के 6 प्रकार हैं। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। तो आइए एक-एक के बारे में जानते हैं। सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। मनुष्य का हाथ जोड़ना, पाँव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, जैसे लाल बत्ती होना, हरी बत्ती होना आदि, ये सभी सांकेतिक संचार हैं। इनमें मनुष्य अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है मौखिक संचार। तो मौखिक संचार क्या होता है? मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। आपसी बातचीत हो या टेलीफोन पे बातचीत हो आदि, ये सभी मौखिक संचार के ही रूप हैं। तीसरा है अमौखिक संचार। मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं, जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म
आदि द्वारा संचार। अगला है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार का आशय क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अर्थात एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। प्रायः मनुष्य अकेला होने पर भी अपने से बातचीत करता रहता है। वह भाषा या स्मृतियों के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है, सोचता है, विचारता है। ऐसा संचार वैयक्तिक होता है, इसलिए इसे अंतर वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में डायरी लेखन या आत्मपरक वैयक्तिक कविताएं इसके अंग कहे जा सकते हैं। इसी में अंतःवैयक्तिक संचार के साथ ही अंतरवैयक्तिक संचार को भी समझने की आवश्यकता है, जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें संचार दो व्यक्तियों के मध्य होता है, जैसे दो मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र या अन्य किसी परिचित अपरिचित की बातचीत इसी के अंतर्गत रखी जा सकती है। और नौकरी के लिए दिया गया साक्षात्कार भी अंतरवैयक्तिक संचार कहलाता है या उसका उदाहरण हो सकता है। अगला है समूह संचार। समूह संचार का आशय है कि जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। उदाहरण के रूप में कक्षा में पढ़ाना, ये इसका उदाहरण हो सकता है। और अंत में है जनसंचार, जो संचार के प्रकारों में सबसे ही महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं जनसंचार किसे कहते हैं। आइए, जनसंचार मतलब जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष कक्षा पढ़ाना जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पे पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जनसंचार कहलाएगा। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम हो सकते हैं। तो इस जनसंचार को जानने के बाद इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित बताई गई हैं। पहला है सार्वजनिकता, दूसरा व्यापकता, तीसरा औपचारिक संगठन और चौथा है सार्वजनिक हित संरक्षण। तो जनसंचार सार्वजनिक होता है, यह सर्वविदित है। व्यापकता इसकी बहुत होती है, पूरा विश्व इसके दायरे में आ सकता है। औपचारिक संगठन, मूलतः जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। और सार्वजनिक हित संरक्षण कह सकते हैं कि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना इसमें निहित होती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं बतलाई गई हैं जनसंचार की। अगला बिंदु हमारा है जनसंचार के कार्य। जनसंचार के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं, जिसमें पहला सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा निगरानी करना, पांचवा एजेंडा तय करना और छठा विचार विमर्श करना। थोड़ा इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सूचना देना अर्थात जनसंचार के माध्यमों का प्रथम और प्रमुख कार्य सूचना देना ही होता है। प्रिंट मीडिया का तो नाम ही समाचार पत्र है। दूरदर्शन हो या इंटरनेट, इनका भी प्रमुख कार्य तेजी से सूचनाएं वितरित करना ही है। अगला जो शिक्षित करना है, जिसमें जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं और इसके माध्यम से समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियां देना भी जनसंचार का ही धर्म है। तो इसके माध्यम से सभी लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी संपादित होता ही है। तीसरा है मनोरंजन करना। जब से रेडियो और दूरदर्शन का आविष्कार हुआ है, तब से जनसंचार का मुख्य कार्य मनोरंजन करना हो गया है। भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए करती है।
चौथा, निगरानी करना। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के पहरेदार हैं। वे समाज की किसी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। सरकार, धर्म केंद्र या अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। अगला है एजेंडा तय करना। जनसंचार के कार्यों में ये भी एक कार्य है। इसमें योजना पूर्वक किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में ले आते हैं। वे सरकार और समाज के प्रतिनिधियों के मत देकर तथा मुद्दों को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। तो ये एजेंडा तय करने का कार्य भी जनसंचार का है। और अंतिम है विचार विमर्श करना। जनसंचार के माध्यम विभिन्न मतों या विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। एक और मुख्य संपादकीय लिखकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छापकर जनता को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर पाठकों की आवाज भी समाचार पत्र पत्रिकाओं में और दूरदर्शन में व्यक्त होती है। इस प्रकार जनसंचार माध्यम एक विचार मंच भी बन जाता है। तो ये सभी निम्नलिखित कार्य जनसंचार के होते हैं। आइए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? यह सर्वविदित है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि ही जनसंचार के माध्यम हैं। तो इनमें से सभी को क्रमशः थोड़ा समझते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया अर्थात छपाई वाले संचार माध्यम, इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। इनको पढ़कर के जानकारी प्राप्त की जाती है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से 1826 में प्रकाशित किया गया था। ये एक सशक्त माध्यम है और इसको प्रिंट मीडिया के नाम से भी समाचार पत्र और पत्रिकाओं को जाना जाता है। अगला माध्यम है रेडियो, एफएम। यह एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो से जानकारी सुनकर प्राप्त की जाती है। एफएम रेडियो भी हम सब सुनते हैं। यहाँ एफएम का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। रेडियो की जहाँ तक बात है, भारत में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई थी और रेडियो को ही आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला माध्यम है दूरदर्शन अर्थात टीवी। यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। इससे देखा और सुना जा सकता है। टेलीविजन संचार के क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम बन गया है। भारत में टीवी का आरंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। तब से अब तक यह संचार माध्यम निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। अगला माध्यम है सिनेमा। भारतीय सिनेमा मनोरंजन का पर्याय कहा जा सकता है। इसमें प्रथम फिल्म 1913 में आई थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र, और भारतीय सिनेमा की प्रथम बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा, जो 1931 में बनी। तब से निरंतर सिनेमा में विकास की राह पर यह आगे बढ़ता जा रहा है। और अंतिम जो जनसंचार का माध्यम है वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसको इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। यह जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है। इसमें पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही व्यवस्था है। अर्थात इसमें मुद्रण समाचार पत्र, ध्वनि रेडियो, दृश्य टीवी और फिल्म सिनेमा आदि पहले बताए गए चारों संचार माध्यमों का संगम है इंटरनेट में, और इसकी व्यापकता में संपूर्ण विश्व समाहित है। वर्तमान समय में यह संचार का सबसे सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है। तो इस प्रकार जनसंचार के माध्यम ये हमने पढ़े। इनकी अपनी खूबियां हैं और अपनी कुछ कमियां हैं। तो जानते हैं इनकी खूबियां और कमियां।
प्रिंट समाचार पत्र पत्रिकाओं की क्या खूबियां हैं? छपाई के कारण शब्दों में स्थायित्व होता है। रुचि एवं इच्छानुसार समय मिलने पर इनको पढ़ा जा सकता है। संदर्भ की तरह इनका प्रयोग किया जा सकता है और रुक रुक कर सोच विचार करते हुए भी इनको पढ़ सकते हैं। साथ ही इनकी कुछ खामियां भी हैं। निरक्षरों के लिए ये अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। घटना की तात्कालिक जानकारी देने में विफल होते हैं। स्पेस का ध्यान रखना होता है और छपी हुई त्रुटियों का निराकरण बाद में संभव नहीं है। इसी प्रकार रेडियो में क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां हैं? विशेषताएं जैसे कहीं भी सुना जा सकता है, शब्दों का माध्यम है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार इसमें बताए जाते हैं और साक्षर निरक्षर सभी के लिए समान रूप से यह उपयोगी है। जबकि कुछ खामियां भी हैं। समाचारों पर विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता। एक रेखीय माध्यम है, समाचार के समय का इंतजार करना पड़ता है और आकर्षण की कमी इसमें बताई गई। टेलीविज़न, इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखने एवं सुनने का माध्यम है, सजीव प्रसारण होता है, ब्रेकिंग न्यूज की व्यवस्था है और आकर्षक माध्यम माना जाता है। खामियों में 3 खामियां बताई गई हैं। घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, विज्ञापनों की अधिकता होती है और निष्पक्षता संदिग्ध रहती है। और अंतिम माध्यम इंटरनेट, इसकी खूबियां हैं, हर समय समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध हैं, अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम है, ज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत खजाना है और समूचा अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध हो सकता है। जबकि कुछ कमियां भी हैं। दुष्प्रचार, अश्लीलता के साथ इसको महंगा साधन भी माना जाता है। तो इस प्रकार ये जनसंचार के जो माध्यम हैं उनकी अपनी खूबियां और कुछ कमियां दर्शाई गई हैं, बताई गई। दूरदर्शन टीवी समाचारों का चरण, ये हमारा अगला बिंदु है। ये परीक्षा में लघुतरात्मक प्रश्नों के रूप में विशेष रूप से पूछा भी जाता है। इसमें विभिन्न चरण समाचारों के होते हैं जो इस प्रकार हैं: फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। इन सब की परिभाषा हमको देखनी है और ये अधिकांशतः परीक्षा में आते हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर सीधे दर्शकों को बताता है कि कोई घटना कहाँ, कब और कैसे हुई, और जब तक वहाँ के दृश्य नहीं आ जाते, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करता है। फोन इन, फोन इन का क्या मतलब है? इसके बाद खबर का विस्तार होता है। एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती है वह दर्शकों तक पहुंचाता है। एंकर विजुअल, अर्थात यह घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट, बाइट अर्थात कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर की प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव, लाइव अर्थात किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। और अंतिम है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज से आशय है
कि किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इससे संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी सूचनाएं आदि इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस अंश में से परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को इनको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तत्पश्चात पाठ का अगले अग्रिम बिंदु है जनसंचार माध्यमों का विकास। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, मानव जीवन पर इन माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंचार माध्यमों ने लोगों को सचेत और जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अतः जनसंचार माध्यमों से प्रसारित सामग्री को आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। जनसंचार माध्यमों का व्यक्ति के जीवन पर अत्यंत प्रभाव है, इसलिए व्यक्ति को अपने स्वयं के विवेक के आधार पर सूचनाओं का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हुए ही उसको जीवन में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार इन जनसंचार माध्यमों से हम सभी का जीवन प्रभावित होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने यह पाठ जनसंचार माध्यम पढ़ा और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।